मैं सीएम जी से, मैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, जल्दी से मेरे को न्याय दिला दीजिए। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसको पापा मम्मी के साथ रहना चाहिए। उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रही है, वो बहुत कमज़ोर हो गए। मेरे बच्चों के खातिर आप लोग प्लीज़ मुझे न्याय दिला दीजिए, जल्दी से मेरा न्याय दिला दीजिए। मनाया है, पांजामी पहनना, टोपी पहनना, कुरान पढ़ना, उसके बाद मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ना, सब क्या है मेरा नमाज भी पढ़ते थे? हाँ हाँ हाँ। उन्होंने पहले उनका शादी को छुपाया है, बाद में बोला है उसका बीवी मर चुकी है। उसके जबरदस्ती कोई किसी को शादी कर सकती है, जबरदस्ती कोई किसी को धर्म चेंज कर सकती है, जबरदस्ती कभी बच्चा होती है, जबरदस्ती इतनी सारी फोटो होती है। इतनी सारी 2 साल उन्होंने मेरे साथ इतनी स्वीट मोमेंट्स है, 2 साल मेरे साथ संसार किया है। आप लोग तो देख रही है, हजारों फोटो है। मैं तो अभी इधर हूँ, जब मैं इधर आ गया हूँ इंडिया, तब उनको याद आ गया जो मेरे साथ जबरदस्ती हुआ है। आप बताइए 2 साल कहाँ थी वो 2 साल? क्यों नहीं किया? पुलिस के पास क्यों नहीं गया? सरकार को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मैं तो जब आया हूँ, मेरे साथ ये हो रही है, तब तो मैं पुलिस पे तो चला गया हूँ, डीसीपी मैडम के पास चला गया हूँ। कैसे? तुमने क्यों नहीं किया? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो बहुत पढ़ी लिखी हो, क्यों नहीं किया? 2 साल क्यों चुप थी? एक बार बोलती है मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया। अरे तू मानती ही नहीं है, मेरा बीबी है तो डिवोर्स कहाँ से आ गया? मतलब शादी किया है, बताइए, उन्होंने शादी किया है तो डिवोर्स कहाँ से कर रही है? और डिवोर्स भी उनको याद आ गया जब मैं बांग्लादेश छोड़ के मेरा छोटा बच्चा लेके इंडिया आ चुकी हूँ। बात जब मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने के बाद, उन्होंने बोल रही है कि मेरा बीबी जिंदा है, मेरा 2 बेटा भी है। तब तो मैं सुसाइड करने में गया था, उस टाइम पे बहुत लड़ाई हुआ था, मैं उसको छोड़ने वाला था। तो उन्होंने क्या, मैंने बोला है दीदी, बोले पति किसके पास सोएगी? इस तरह का भी गंदी बात हुई है। मैंने बोला दीदी देखिए, आप उम्र में बड़ी है तो आपके पास ही सोएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मेरे बच्चे को उसका बाप मिलेगी, तीनों बेटा को उसका बाप के साथ रहने का हक है, मेरा भी हक है, आपका भी हक है, तो एक साथ रह लूँगी। तो नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैं उसको डिवोर्स दे दूँगी। ये बोल के बांग्लादेश में मेरे को बुद्धू बना के आ गया है। जब आप तू प्रेग्नेंट है, तू मुस्लिम लेडी है, तेरा कभी शादी नहीं है, तेरा पहला शादी है, पहला प्यार है, तो अब तो तू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती, तेरा पेट में बच्चा है। सारे दुनिया जान चुकी है, बांग्लादेश में सारे रिश्तेदार, उन्होंने सारे एक स्टेप में मेरे साथ खड़ा थी, सारे रीति रिवाज पालन किया। रिश्तेदार से मिलना, रिश्तेदार से गिफ्ट लेना है, मेरे घर जाना है। मैंने 2 साल में कभी बिना पति के मेरा घर कभी नहीं गया गाँव में, वो खुद मेरे को लेके जाती है, खुद लेकर आती है, सब कुछ उन्होंने पालन किया है उन्होंने। इसीलिए मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही है, आप तो मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। लाख टका कहाँ से आ गया है? अच्छा, बच्चे का नाम क्या है सोनिया जी आपको? निक नेम है अन्नू है, उसका पापा ने रखा, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो है उसका निक नेम निन। सोना तू चली जा। मैंने बोला क्यों जाऊँ? बोल रहे ना तू चली जा, मैं बाहर कंपनी में नौकरी करूँगी, मैं तेरे को लेके जाऊँगी, हम तीनों उधर ही रहूँगी, तू चली जा। देख मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर है, रचना जहर खा के मर जाएगी, बच्चा को मार देगी, इस तरह से बात कर रही है रचना। हक है, मेरा भी हक है, मेरा पति का देश है, मेरा भी देश ससुराल है। मैं जब तक मेरा हक नहीं मिलेगी, जब तक मेरा बच्चा का अधिकार नहीं मिले, तब तक तो मैं नहीं जाऊँगी। और मैं हिंदुस्तान छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं, क्योंकि मेरा एक लड़की का 2 ठिकाना होती है, एक बाप का जो ख़त्म हो चुकी है मेरा, अब मेरा शादी हो गया, अब मेरा पति का ही परिचय मेरा परिचय है, हमारा एक बेटा है। मैंने उनको बोल दिया, जब आप मेरे से उम्र में भी बहुत बड़ा है, पोजीशन भी हाई है, आपका जो धर्म है वो भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने बोला मैं चेंज कर दूंगी धर्म, तब तू शादी करेगी मेरे को। मैंने बोला करके दिखाइए। मैंने ऐसे ही बोला, आम पब्लिक जैसे बोलती है ऐसे ही बोला, इस उम्र में कोई धर्म चेंज करती है? मुझे तो मतलब उस टाइम पे मैंने ऐसे ही बोल दिया था। उनके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो पासपोर्ट है उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट पे जाकर खुद जाकर उनका धर्म चेंज किया, एकदम लीगल तरीका से। उसका भी एफिडेविट है मेरे पास, सारे प्रूफ है मेरे पास। उसके अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में उन्होंने बांग्लादेश बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, मस्जिद में हमारा निकाह हुआ है। आप एक बात बताइए, मेरा उम्र 30 है, उनका उम्र 47 है, मैं एक यंग लड़की हूँ, क्या कोई यंग कोई नहीं थी बांग्लादेश में जब मैं उनके पास ही जाऊँगी? आप बताइए, उनके पास कौन से हिसाब से मैं जाऊँगी उनके पास?
वो जो बोल रही है मेरे ऊपर गलत एग्जाम लगा रही है, जो वो आना जाना कहाँ से होगी? उन्होंने तो डायरेक्ट मेरे को प्रपोजल किया है, मेरा डायरेक्ट शादी हुआ है, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मेरे उनके साथ डायरेक्टली शादी होके मैं उनके साथ उनके ही कंपनी क्वार्टर में थी, शादी के बाद से मैं उनके कंपनी क्वार्टर में हूँ। उसका ज़िंदगी है, मेरा ज़िंदगी है, मैं नहीं जाऊँगी। अगर सौरभ जी दोनों को, रचना को और आपको दोनों को पत्नी मान लेते हैं, दोनों साथ आप रहते हैं, तो आपको कोई एतराज़ है? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं रचना दी के साथ ही रहना चाहती हूँ, सबके साथ रहना चाहती हूँ। सौरभ तिवारी है, मेरा बच्चा के पासपोर्ट पे उसका पापा का नाम है, तो मैं एकदम लीगल तरीके से वीज़ा लेके मैं यार में आया हूँ, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो इतने दिन सफ़र नहीं कर पाएगा। मैं पैसा वैसा उधार करके, मैं कैसे भी करके मैं यार पे आ गया हूँ फ्लाइट में। ठीक है, इस तरह के केसों में होता क्या है कि अगर सक्षम आदमी हैं तो वो पहले तो प्यार वाला माहौल बनाते हैं, प्यार वाला माहौल बना के लड़की को बरगला के उससे अवैध संबंध रखने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन लड़की की ज़िंदगी ख़राब होती है, लड़की कई बार डिप्रेशन में चली जाती हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेती हैं। तो इस तरह की हरकतें कोई भी ना करे। ठीक है, हमारा देश अच्छा है, प्यार वाला देश है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो मैं यही बस मेरी ये सब लोगों से प्रार्थना है कि इस तरह का कभी भी ऐसी कोई भी ऐसा हरकत ना करे। हाल फिलहाल भारत की सीमा के आर पार प्रेम की कुछ ऐसी अजब गजब कहानियां सामने आई हैं जिन्होंने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इस फहरिस्त में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान की सीमा हैदर का, जो सचिन मीणा के लिए गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आ गई है। और इसी फहरिस्त में अगला नाम जो आता है वो आता है अंजू का, जो राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान के नसरुल्ला के लिए सीमा को क्रॉस कर गई हैं। और इसी फहरिस्त में तीसरा नाम आता है विघ्नेश्वरी का, जो कि मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली हैं और वो आंध्र प्रदेश के लक्ष्मण के लिए, जो कि चित्तूर जिले के रहने वाले हैं, उनके लिए हिंदुस्तान आ चुकी हैं। इस सिलसिले में लगातार इजाफा होता जा रहा है और इस इजाफे में अगली जो फहरिस्त है वो हुई है पूरी सोनिया अख्तर के जरिए, जो बांग्लादेश से भारत आ चुकी हैं। उनका दावा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के एक ऐसे शख्स से शादी की है जो उस वक्त में बांग्लादेश में मौजूद थे, लेकिन अब वो शख्स पूरी तरह से इस वादे को, इस दावे को डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उन पर सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ सोनिया अख्तर जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या और इस सिलसिले की शुरुआत असल में हुई कब थी। सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस पूरी कहानी का आगाज़, शुरुआत कैसे हुई? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है, मैं बांग्लादेश से आई हूँ। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी, वो इंडिया नोएडा रहने वाला है। तो मेरा हस्बैंड सौरभ कांत तिवारी जी, वो बांग्लादेश में कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया 6 ईयर। तो उस नौकरी के सिलसिले से मैं भी कोई और दूसरी कंपनी में नौकरी किया। तो मेरे साथ उनका एक मीटिंग थी केमिकल का, उनके ऑफिस में। तो उस मीटिंग में हम दोनों का पहला मुलाकात हुआ है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज़ल किया है जो तुम मेरे से शादी करोगी। मैंने उनको डायरेक्टली मना कर दिया है, जो तो ये नहीं है। कौन से साल की बात है सोनिया जी? 2021 का है, मार्च का है। ठीक है। जी, मार्च में पहली बार ही मिली हैं उससे मीटिंग में। और उसके बाद मैंने उनको बोल दिया, जब आप मेरे से उम्र में भी बहुत बड़ा है, पोजीशन भी हाई है, आपका जो धर्म है वो भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने बोला मैं चेंज कर दूंगी धर्म, तब तू शादी करेगी मेरे को। मैंने बोला करके दिखाइए। मैंने ऐसे ही बोला, आम पब्लिक जैसे बोलती है ऐसे ही बोला, इस उम्र में कोई धर्म चेंज करती है। मुझे तो मतलब उस टाइम पे मैंने ऐसे ही बोल दिया था। उनके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो पासपोर्ट है उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट पे जाकर उनका धर्म चेंज किया, एकदम लीगल तरीका से। उसका भी एफिडेविट है मेरे पास, सारे प्रूफ है मेरे पास। उन्होंने धर्म चेंज किया 11 अप्रैल 2021 में। उसके बाद उन्होंने 13 अप्रैल 2021 में आगरतला बॉर्डर पे आया है। बॉर्डर पे आके जो अंगूठी है, शादी से पहले अंगूठी सोना देना पड़ती है, एंगेजमेंट बोलती है मुस्लिम धर्म में। अंगूठी, नोज पिन, नाक का, कान का जो दुल, इन्होंने खरीद के लेकर गया। उसके अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में उन्होंने बांग्लादेश बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, मस्जिद में हमारा निकाह हुआ है। और एकदम मुस्लिम धर्म का अनुसार जो निकाह होती है, उस धर्म अनुसार उनके साथ मेरा निकाह हुआ है।
14 अप्रैल 2021 में 2021 जी। को निकाह हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस मस्जिद का जिक्र आप कर रहे हैं, कौन से शहर में ये मस्जिद है? हाँ, ढाका में, ढाका अच्छा, में। राजधानी में। यस, आप नेट पे सर्च करके देखिए, एक फ़ोटो है मेरा शादी का। उन्होंने तो मेरा मेल से सारे फ़ोटो वीडियो सब कुछ डिलीट कर दिया, बट आप मेरा पास एक फ़ोटो है मेरा शादी का, आप नेट पे सर्च करिए। तो बांग्लादेश क्या ये में निकाह गवाहों की मौजूदगी में हुआ था? कुछ गवाह भी उस वक्त मौजूद थे, काजी वगैरह? यस यस, काजी वगैरह है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं काजी को फ़ोन करूंगी, वो भी आप लोगों के सामने आएगी, वो भी बोलेगी कब कब क्या हुआ है कैसे है। वो जो सौरभकांत तिवारी जी बोल रही है उनके ऊपर ज़बरदस्ती किया है, तो सारे सच्चाई है सामने। वो तो सारे सब झूठ बोल रही है। ज़बरदस्ती कोई किसी को शादी कर सकती है, ज़बरदस्ती कोई किसी को धर्म चेंज कर सकती है, ज़बरदस्ती कभी बच्चा होती है, ज़बरदस्ती इतनी सारी फ़ोटो होती है। इतनी सारी 2 साल उन्होंने मेरे साथ इतनी स्वीट मोमेंट्स है, 2 साल मेरे साथ संसार किया है। आप लोग तो देख रही है, हजारों फोटो है। मैं तो अभी इधर हूँ, जब मैं इधर आ गया हूँ इंडिया, तब उनको याद आ गया जो मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है। आप बताइए 2 साल कहाँ थी वो, कहाँ थी वो 2 साल? क्यों नहीं किया? पुलिस के पास क्यों नहीं गया? सरकार को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मैं तो जब आया हूँ मेरे साथ ये हो रही है, तब तो मैं पुलिस पे चला गया हूँ, डीसीपी मैडम के पास चला गया हूँ। कैसे? तुमने क्यों नहीं किया? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो बहुत पढ़ी लिखी हो, क्यों नहीं किया? 2 साल क्यों चुप थी? एक बार बोलती है मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया। अरे तू मानती ही नहीं है, मेरा बीबी है तो डिवोर्स कहाँ से आ गया? मतलब शादी किया है, बताइए, उन्होंने शादी किया है तो डिवोर्स कहाँ से कर रही है? और डिवोर्स भी उनको याद आ गया जब मैं बांग्लादेश छोड़ के मेरा छोटा बच्चा लेके इंडिया आ चुकी हूँ। जब मैं इंडिया आ चुकी हूँ, 3 अगस्त में इंडिया आया हूँ, और डीसीपी मैम के पास बोल रही है मैं 5 अगस्त डिवोर्स फाइल किया। अब बताइए कहाँ थी तू? 2 साल कहाँ थी? इतनी दिन याद नहीं आया? इतनी दिन याद नहीं आया जे मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है, मेरे को धर्म चेंज कर दिया, मेरे को शादी करा दिया, बच्चा भी ज़बरदस्ती हो गया। अब तुमको याद आ गया जब मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, जब मैं हक मांग रही हूँ, जब मेरा बच्चा का हक मांग रही हूँ, मैं आ गया हूँ आपके पास। घर लेके क्यों नहीं जा रही है? घर नहीं ले रही है, उल्टा बोल रही है मैं डिवोर्स दे दूँगी, ये करूँगी। अभी उनको सब याद आ गया। सारे घटना तो अब इंडिया से शुरू हुआ है, मैं बांग्लादेश से आने के बाद ही हुआ है। इससे पहले कहाँ थी? अब बताइए। अच्छा सोनिया जी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, और जो ये सौरभ तिवारी का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपके पति हैं और आप कह भी रहे हैं वो मेरे पति हैं, आपका और इनका मिलन हुआ उसके बाद में कितने दिनों तक आप दोनों साथ रहे? 2 साल। 2 साल लगातार हाँ, साथ रहे। जी। तो ये उसके बाद में आपको छोड़कर वापस इंडिया कैसे आए और कब आए? क्या आपको बता कर आए थे कि मैं भारत जा रहा हूँ और कभी लौट कर नहीं आने वाला हूँ, ऐसी कोई सूरत? नहीं, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने। 24 दिसंबर 2022 में कंपनी क्वार्टर में हम मेरे को और हमारा जो बेटा है अन्नू को छोड़ के वो इंडिया आ गया है। उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बताया जे मैं इंडिया जा रही हूँ, तुम बच्चा का ध्यान रखना, मैं आ जाऊँगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है तो मैं वर्क परमिट करके जल्दी से आ जाऊँगी। बट उन्होंने आके मतलब आके तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं किया। 2 हफ्ते बाद कंपनी जो मालिक है ओनर से मेरे पास एक नोटिस आया है जे आप कंपनी घर छोड़ दो। मैंने बोला क्यों? आपका पति का नौकरी नहीं है, आपको कंपनी घर छोड़ना पड़ेगा। तब भी मेरे को पहली बार पता लगा है जो उसको कंपनी छोड़ के वो आ चुकी है। तो आप दोनों, कहने का मतलब आपका ये कि दोनों एक कंपनी में काम करते थे? नहीं, अलग-अलग? अलग कंपनी में नौकरी किया। जब से मेरा शादी हुआ है तब से मैं उनके साथ उनके कंपनी क्वार्टर में हूँ। अच्छा, कंपनी Yes, क्वार्टर की बात हाँ, आप कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, जो सौरभ तिवारी हैं, वो लगातार इस बात को जोर देते हुए कह रहे हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बेचते थे और आप कोई प्रोडक्ट लेकर उनके पास आए थे। जब उन्होंने मना कर दिया कि हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उसके बाद में आपकी नज़दीकियाँ बढ़ी, आपकी करीबियाँ बढ़ी और आप दोनों का जो है एक दूसरे के घर पर आने जाने का सिलसिला बढ़ा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह आप बेचते थे? नहीं, ये सच है। जो प्रोडक्ट होती है ना, हर कंपनी का तो अलग अलग ये होती है। वो जो कंपनी में नौकरी करती है वो एक जनरेटर कंपनी है। मेरा जो कंपनी है इसमें ब्लोअर, फैन, कूलिंग टावर, केमिकल वगैरह सप्लाई करती है। ये ठीक है, बट उन्होंने जो बाद में बोला है जो आना जाना, आप एक बात बताइए, मेरा उम्र 30 है, उनका उम्र 47 है, मैं एक यंग लड़की हूँ। क्या कोई यंग कोई नहीं थी बांग्लादेश में जब मैं उनके पास ही जाऊँगी? आप बताइए, उनके पास कौन से हिसाब से मैं जाऊँगी उनके पास? वो जो बोल रही है मेरे ऊपर गलत एग्जाम लगा रही है जे वो आना जाना कहाँ से होगी? उन्होंने तो डायरेक्ट मेरे को प्रपोजल किया है। मेरा डायरेक्ट शादी हुआ है, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मेरे उनके साथ डायरेक्टली शादी होके मैं उनके साथ उनके ही कंपनी क्वार्टर में थी। शादी के बाद से मैं उनके कंपनी क्वार्टर में हूँ। इसके बाद जब वो आ गया है तब भी मैं वो कंपनी क्वार्टर में ही थी।
सारे प्रूफ है, सब कुछ है। आप इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है और भी करिए, बांग्लादेश भी खबर लगाई है, मैं उनके साथ थी, सब कुछ जानते हैं, उसका कंपनी में सबको पता है, सब जानती है। उन्होंने जो बोल रही है सारे सब झूठ बोल रही है। लेकिन सोना जी, मैं जैसा आप खुद भी कह रहे हैं इस बात को, इकरार आप कर रहे हैं कि मैं मेरी उम्र जो है 30 साल है, उनकी 47 है, तो दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई, दोनों में आपसी सहमति कैसे बनी, या आप पर उनका यकीन कैसे बढ़ा, या उन पर आपका एतमाद कैसे बढ़ा? ये जो आप बात बोला है बहुत अच्छी बात बोला है। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी, जब उन्होंने धर्म चेंज कर देगी बोला था, उस टाइम पे तो लगा नहीं जो उन्होंने धर्म चेंज कर देगी, तो मैं तो ऐसे ही बोला था। उन्होंने वास्तव में धर्म चेंज कर दे, वो भी खुद मर्जी से। जो बांग्लादेश कोर्ट में उन्होंने धर्म चेंज किया है ना, उधर उनको बहुत सारा लॉयर ने पूछा है जो आप इस लड़की को फंसाने के लिए धर्म चेंज कर रही हो, बोला नहीं, मैं मुस्लिम धर्म अपनी मर्जी से अपना रही हूँ, मेरे को अच्छा लग गया है। उन्होंने धर्म का अनुसार सब कुछ पालन किया है, ऐसा नहीं लगेगी क्या जे पालन किया है उन्होंने? इस्लामिक रिचुअल्स जो होती हैं क्या, जैसे कि सारे ईद मनाया है, पांजामी पहनना, टोपी पहनना, कुरान पढ़ना, उसके बाद मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ना, सब क्या है। मेरा नमाज भी पढ़ते थे? हाँ हाँ, नमाज भी उनको सिखाया है, मस्जिद का हुजूर उनको सिखाया है, उन्होंने मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ा है, मेरा रिश्तेदार के साथ जाके नमाज पढ़ा है, उन्होंने हर एक मुस्लिम धर्म का हर एक रीति रिवाज सब पालन किया है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा, क्या आपको पहले पता था कि इनकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? क्या आपसे उन्होंने अपनी शादी को छिपाया? इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, उन्होंने पहले उनका शादी को छुपाया है, बाद में बोला है उसका बीवी मर चुकी है। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने के बाद, उन्होंने बोल रही है कि मेरा बीवी जिंदा है, मेरा 2 बेटा भी है। तब तो मैं सुसाइड करने में गया था, उस टाइम पे बहुत लड़ाई हुआ था, मैं उसको छोड़ने वाला था। उसके बाद भी उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने बोला है जो मेरा जो पत्नी है उसके साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, उसके वो जस्ट है बस, तो उसके लेके तेरे को कोई कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगी। और जो मेरा 2 बच्चा है उसके वजह से वो है, मैं चाहे तो उसको डिवोर्स दे दूंगी, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। और उसका बीवी भी बांग्लादेश पे आके मेरे से मिली है 4 बार। वो गवर्नमेंट टीचर है, आप उसका पासपोर्ट चेक करिए, वो इसको डिनाई करेगी ना, आप उसको पासपोर्ट चेक करिए। मेरा बच्चा होने के बाद वो आया था, आके मेरे से मिली है, मिलने हम दोनों एक साथ नाइट स्टे किया पति के साथ, पति भी दोनों को मिला के बैठा के बात करा दिया है, बहुत अच्छा खासा बात भी हुआ है। उन्होंने बोला है मैं तू रह जा उसके पास, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि मेरा 22 साल का संसार छोड़ के तेरे को शादी किया है, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मैंने बोला वो आपका मर्जी है, बट दीदी ऐसा मत करो, हम दोनों एक साथ ही रहूंगी। मैंने ऐसा भी बात हुआ है, ऐसा भी बात हुआ है जो पति किसके पास रहेगी। मैंने बोला दीदी आप तो उम्र में बहुत बड़ी है, मैं ठीक है, मैंने उनको दीदी बोलती हूँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जब वास्तव में तो मेरा उम्र में बहुत बड़ी है, उनका तो कोई गलती नहीं है, उनका पति ने किया है, मेरा भी कोई गलती नहीं, मेरा पति ने किया है। तो उन्होंने क्या, मैंने बोला है दीदी बोले पति किसके पास सोएगी, इस तरह का भी गंदी बात हुई है। मैंने बोला दीदी देखिए आप उम्र में बड़ी है तो आपके पास ही सोएगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मेरे बच्चा को उसका बाप मिलेगी, तीनों बेटा को उसका बाप के साथ रहने का हक है, मेरा भी हक है, आपका भी हक है, तो एक साथ रह लूँगी। नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैं उसको डिवोर्स दे दूँगी, ये बोल के बांग्लादेश में मेरे को बुद्धू बना के आ गया है। अच्छा, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा सोनिया जी, पहली बार कब आपको पता लगा कि जो आपके पति हैं उनकी शादी हो चुकी है? कैसे पता आपको लगा? वो खुद ही बोला है मेरे को, खुद ही जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हो गया। हाँ, तब उन्होंने नाच के बोला है जब आप तू प्रेग्नेंट है, तू मुस्लिम लेडी है, तेरा कभी शादी नहीं है, तेरा पहला शादी है, पहला प्यार है, तो अब तो तू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती, तेरा पेट में बच्चा है, सारे दुनिया जान चुकी है, बांग्लादेश में सारे रिश्तेदार, उन्होंने सारे एक स्टेप में मेरे साथ खड़ा थी, सारे रीति रिवाज पालन किया, रिश्तेदार से मिलना, रिश्तेदार से गिफ्ट लेना है, मेरे घर जाना है। मैंने 2 साल में कभी बिना पति के मेरा घर कभी नहीं गया गाँव में, वो खुद मेरे को लेके जाती है, खुद लेकर आती है, सब कुछ उन्होंने पालन किया है। उन्होंने इसीलिए मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही है आप तो मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। तो सोनिया जी, अब जबकि आप हिंदुस्तान में मौजूद हैं, आप भी एक सरहद को पार करके यहाँ पहुँची हैं, कैसा आपको लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इंसाफ मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा? क्या रचना से, जो उनकी पत्नी है, आपके पति की पहली पत्नी, उनसे यहाँ पर भी आपकी मुलाकात हुई है? अगर मुलाकात हुई है तो कैसी मुलाकात रही है, क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा है?
हाँ हाँ, मेरे से रचना दी से इधर मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं तो आके जब वो डिनाई कर रही है तब तो मैं सीधा पुलिस में गया हूँ। मैं सूरजपुर थाने पे जाके बोला है, तो सूरजपुर थाने वाले भी उन दोनों पति पत्नी से मिला दिया। उनको पूछा है, ये तेरा बीवी है? कहा हाँ। तूने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया? बोला हाँ, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया है। बच्चा किसका है? मेरा है। तो घर क्यों नहीं लेकर जा रही है? बोले नहीं, मैं घर नहीं ले सकती हूँ, मैं उसको डिवोर्स दे दूँगी। बोले दे, डिवोर्स तो इतना जल्दी नहीं होती है, एक तरफा डिवोर्स नहीं होती है, दोनों पति पत्नी को खड़ा होना पड़ती है। और तो जब तक डिवोर्स नहीं होगी तब तक तो तू, वो तो तेरा पत्नी है ना, तो घर क्यों नहीं लेकर जा रही है? बोले नहीं ले सकती। उसका एक ही स्टेटमेंट है, मैं नहीं ले सकती। और उसका पत्नी तो उसके साथ ही आया था। उसके बाद उधर से मेरे को यहाँ महिला थाना पे भेज दिया। जब महिला थाना पे भी सेम है, उस टाइम पे रचना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। रचना दी मतलब बहुत ज़्यादा, उन लोग तो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है। आप लोग तो देख ही रही है, जो सच्चाई कुछ और है वो कुछ और ही बताने का कोशिश कर रही है। तो रचना दी उस टाइम पे मेरे को मारने के लिए भी उठा था। जो वो वे लेडी, और बहुत ज़रा गंदी गंदी गाली देती है, रेंडी मेंडी बहुत कुछ बोलती है। मतलब मेरा हस्बैंड से मेरा यहाँ है, तो उनका तो वो तो अलग है। मेरा हस्बैंड से मैं बात करूँगी, वो तो बात ही नहीं करने देती है हर जगह। उसके बाद उधर से मेरे को भेज दिया मतलब मेरे को जो एक मैडम है महिला शक्ति NGO, उनसे मैंने कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने बोला है DCP मैम के पास जाओ। उन्होंने पहले बोला है जो कमिश्नर मैम से मिलना है, लक्ष्मी सिंह जो मैम है, तो उनसे मिलना है। तो मैं जाके उधर गया, DCP मैम से मिला है। DCP मैम ने उसको बुलाया है, मेरा पति को, उसका पत्नी भी आया है। तो दोनों को बैठा के बात किया है, जब भाई तुम्हारा घर का मामला घर में ही सेटल करो। तो क्या है? बोल रही है मैं मुस्लिम धर्म अपनाया, ये मेरा बीबी है, मेरा बच्चा है। तो 10 दिन में इस लड़की इधर उधर भटक रही है, किसी के घर में रह रही है, बच्चे को कुत्ता ने काट रही है। तुमने क्या किया है इन दोनों के लिए? कहा मैंने होटल पे रखा था। तो होटल पे रख के बिल भी नहीं दिया होटल का, वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, सारे प्रूफ है। तो बिल तो नहीं दिया था, तो होटल पे रखा था। तो बच्चे के लिए क्या किया है? इस लड़की के लिए क्या किया है? इसका क्या दोष है? घर लेके जाओ, तुम्हारा घर का मामला है। ये पुलिस ने बोला है, DCP मैम ने बोला है, प्रीति यादव मैम ने बोला है जो तुम घर लेके जाओ। फिर रचना शर्मा बोल रही है देखिए हमारा समाज में हमारा इज्जत है। तो अरे तुम्हारा पति किया ही ऐसा काम है, 2 बीबी को उसको संभालना पड़ेगा। ये भी तो उसका लीगल वाइफ है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, वो भी उसका लीगल वाइफ है, तुम भी वाइफ हो। लेके जाने के लिए बोलो, पर नहीं, वो तो हमारा साथ रहना चाहती है, मैं नहीं रह सकती, हम लोग उसको नहीं ले सकते। अच्छा सौरभ, ये भी कह रहे हैं सोनिया जी कि भाई जबरन मेरी शादी करवाई गई, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, और अब ये भी कहने की बात है कि 50-60 लाख रुपए का मकान आपको उन्होंने दिया। इस तरह की बातें भी सामने आ रही, इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, आप एक बात बताइए, आप भी एक इंसान हैं, क्या कोई ज़बरदस्ती आपको धर्म चेंज कर सकती है? कोई ज़बरदस्ती आपको शादी करा सकती है? कोई ज़बरदस्ती बच्चा पैदा कर सकती है? ये कैसा मजाक है, कैसा बात है बताइए आप। और दूसरी बात रहे जो बोल रही है 60-70 लाख टका दिया है वो मेरे को, आप उसका बैंक स्टेटमेंट चेक करिए, मेरे बैंक स्टेटमेंट दूंगी, मेरा बैंक अकाउंट का दूंगी, आप लोग जांच करिए, फुल जांच करिए कहाँ से 60-70 लाख टका आ गया है। उसका बांग्लादेश का जो सैलरी है 1 लाख लगभग 25, कम ही होगी, मैं श्योर नहीं जानती हूँ, कम ही होगी। तो उस पैसा से उसका जो लाइफ लीड थी वो तो बहुत मतलब कंपनी क्वार्टर में थी, बहुत खर्चा है, बच्चा है, मैं हूँ, इतनी पैसा उसके पास कहाँ से आ गए? आपको चेक करिए, सारे जांच करिए कहाँ से क्या हुआ है, 50-60-70 लाख टका कहाँ से आ गया है। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है सोनिया जी आपके? निक नेम है अन्नू है, उसका पापा ने रखा, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो है उसका निक नेम निन्नू है, जो उसके छोटा है उसका नाम हन्नू है, और इसके नाम अन्नू है। ये भी रचना शर्मा, मैं और पति तीनों मिलके ही रखा है उसका नाम। रचना शर्मा जी भी जानती है, जब उसको पैदा होने से पहले जब पता लगा मेरा बेटा होगी, तो उस टाइम पे ही पति ने रचना शर्मा को भी बोला है, आप पूछ लेना, जो एक अन्नू है उसके नाम पे एक या भी खोलने का कोशिश किया था, पति ने बांग्लादेश में बिजनेस करने का कोशिश किया था। मेरा बच्चा का नाम अन्नू है, उनका वो तीनों बेटा के साथ मतलब मैचिंग करके रखा है। अब ऐसे भी उनका बड़ा बेटा का नाम मितुल है, छोटा वाली जो है मनल है, मेरा जो हमारा जो बेटा है जो जिसके नाम अन्नू है उसका भी नाम है मुआज है। मतलब ऐसे करके उन्होंने मैचिंग करके नाम रखा है। आप बताइए, इतनी कुछ होने के बाद वो बोल रही है सब कुछ ज़बरदस्ती। क्या आप लोगों को लग रही है ये सब ज़बरदस्ती है? ये सब ज़बरदस्ती उनसे कराया है। उनका उम्र देखिए, मेरे उम्र देखिए, उनको आप देखिए, एडुकेटेड एक पर्सन को आप बुद्धू बना सकती है, ऐसा ज़बरदस्ती कर सकती है। 2 साल उन्होंने कैसे बांग्लादेश में
में बिलोंग किया, उसके बाद भी 2 बार उन्होंने इंडिया आया है। कैसे आया है बताइए? उनका पासपोर्ट गायब हो गया, ये हो गया, तो तुम इंडिया कैसे आया? तो इंडिया आया, तुम गया क्यों उसके बाद? आप बताइए, उनको जाके पूछिए। तो 2 बार तुम इंडिया आया हो, उसके बाद तुम इंडिया का कोई कंप्लेंट किया? बांग्लादेश पे कोई कंप्लेंट किया? तुमने तो नौकरी किया है उधर, तुमका साथ इतनी ज़बरदस्ती हो तो कैसे बिलोंग किया बांग्लादेश में? बताइए। इस लड़के आने के बाद जब तुम डिनाई कर रही हो तो ये लड़की तो सीधा पुलिस जा रही है, सब प्रशासन के पास जा रही है, जाके वो मांग रही है मेरा पति को घर पहुंचा दो, मेरे को हक दिला दो। तो उसके ये 6 महीने टॉलरेट नहीं कर पाया और तुमने 2 साल टॉलरेट कर लिया। अच्छा, अभी फिलहाल कोई मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है आपके आपके पति से? नहीं, फिलहाल जबकि आप हिंदुस्तान आ गए हैं, इस बीच, इस दौरान हाँ हाँ बात हुई है ना, वो तो सारे थाने पे वो जाके बोला है डीसीपी मैम क्या के कुछ पास। बदले बदले नजर आ रहे हैं या पूरी तरह से आपको लग रहा है, आपको कोई गुंजाइश नजर आ रही है कि यार हाँ हो सकता है देर सवेर बात बन जाए, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ट्रैक पर आ जाए, ऐसी कोई सूरत नजर आ रही है? देखिए, जब लास्ट टाइम एसीपी मैम के सामने वो बात किया, उसके बाद पति पत्नी हम दोनों ही पास में बैठ के बात किया था। उस टाइम पे मैंने उनको पूछा था, उन्होंने बोल रही है सोनिया, वो मेरे को सोनिया नहीं सोना बुलाती है। अब देखिए कि बहुत सारा वीडियो भी है, वो सोना बुलाती है तो बोल रही है सोना तू चली जा। मैंने बोला क्यों जाऊँ? बोल रही है ना तू चली जा, मैं बाहर कंपनी में नौकरी करूँगी, मैं तेरे को लेके जाऊँगी, हम तीनों उधर ही रहूँगी, तू चली जा। देख मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर है, रचना जहर खा के मर जाएगी, बच्चा को मार देगी, इस तरह से बात कर रही है रचना। मेरे को बहुत टॉर्चर हो रही है, मैं घर में बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, तो तुम चली जाओ, तुम जानती हो क्या हो रही है मेरे साथ। उसके बाद मैंने बोला नहीं। फिर मैंने पूछा है कि वास्तव में तुमने डिवोर्स फाइल करना चाहती हो? फिर बोला यार नहीं, ये तो दिखाने के लिए मैंने किया है, क्योंकि मैं गया ही नहीं बांग्लादेश, मैं ये सब दिखाने के लिए कर रही हूँ रचना को। अच्छा, आपके परिवार में से कौन कौन लोग आपके साथ हैं इस दौरान? माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कौन लोग हैं? उनका क्या कहना है जबकि आपके साथ इस तरह की अब सिचुएशन है? देखिए, वो मीडिया पे आ चुकी है, सारे जगह फैल चुकी है, सबको पता लग चुकी है, सारे फैमिली सारे रिश्तेदार मेरे साथ है, क्योंकि मैं सच हूँ, क्योंकि मैं सच हूँ, मैं हक लेके ही छोड़ूंगी। मैं सीएम जी से प्रार्थना करूंगी, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसका जल्दी से उसका पापा का घर मिला दे, उसको पापा का प्यार का ज़रूरत है, पापा मम्मी के दोनों को ज़रूरत है उसको, प्लीज़ मेरा हक दिला दीजिए, प्लीज़ मेरे को न्याय दिला दीजिए। अच्छा, आखिरी बात आप क्या कहने वाले हैं? और क्या कुछ जैसे सीएम का भी आप नाम ले रहे हैं, एडवोकेसी आपकी हो रही है, रेणु जी आपकी वकालत कर रही हैं, क्या कुछ आप कहेंगे कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं जाएंगे? क्या कुछ आपका स्टैंड है? कब तक आप हिंदुस्तान में रहने वाले हैं? मैं देखिए, हमारा जो बेटा है उसका हक है, वो इसका देश है, उसका हक है, मेरा भी हक है, मेरा पति का देश है, मेरा भी देश ससुराल है। मैं जब तक मेरा हक नहीं मिलेगी, जब तक मेरा बच्चा का अधिकार नहीं मिली, तब तक तो मैं नहीं जाऊंगी। और मैं हिंदुस्तान छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, क्योंकि मेरा एक लड़की का 2 ठिकाना होती है, एक बाप का जो खत्म हो चुकी है मेरा, अब मेरा शादी हो गया, अब मेरा पति का ही परिचय मेरा परिचय है, हमारा एक बेटा है, उसका ज़िंदगी है, मेरा ज़िंदगी है, मैं नहीं जाऊँगी। अगर सौरभ जी दोनों को, रचना को और आपको, दोनों को पत्नी मान लेते हैं, दोनों साथ आप रहते हैं, तो आपको कोई एतराज़ है? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं रचना दी के साथ ही रहना चाहती हूँ, सबके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसका भी तो 2 भाई है, मेरा बच्चा का भी उस 2 भाई का प्यार का ज़रूरत है, बच्चा से कोई नफरत नहीं है, उनको सबका प्यार का ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो जल्दी से जल्दी मेरे को न्याय दिला दीजिए। सोनिया जी, बस आखिरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि कई तरह की घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं, कई तरह की कहानियाँ इस तरह की हो चुकी हैं। आप बांग्लादेश से यहाँ नोएडा तक कैसे आए? ट्रेन से आए, बस में आए, फ्लाइट से आए, कैसे आप आए? और गैर कानूनी तरीके से आए, कानूनी तरीके से आए, कैसे आए? देखिए, मैं एकदम लीगल तरीक़ा से, मेरा पासपोर्ट पे भी मेरा हस्बैंड का नाम सौरभ खन तिवारी है, मेरा बच्चा के पासपोर्ट पे उसका पापा का नाम है, तो मैं एकदम लीगल तरीक़े से वीज़ा लेके मैं यार में आया हूँ, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो इतने दिन सफ़र नहीं कर पाएगा। मैं पैसा वैसा उधार करके, मैं कैसे भी करके मैं यार पे आ गया हूँ फ्लाइट में। ठीक है, कोई और अगर आप आखिरी बात कुछ कहना चाहें, कोई और बात आप कहना चाहें? हमारी तरफ से सवाल पूरे हो चुके हैं, कुछ और आखिर में अगर आप कहना चाहें तो आप आज़ाद हैं। मैं आखिरी एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मैं राष्ट्रपति से, मैं सीएम जी से, मैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, जल्दी से मेरे को न्याय दिला दीजिए। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसको पापा मम्मी के साथ रहना चाहिए, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रही है, वो बहुत कमज़ोर हो गए मेरे बच्चा के खातिर। आप लोग प्लीज़ मुझे न्याय दिला दीजिए, जल्दी से मेरा न्याय दिला दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनिया जी। तो ये थी सोनिया अख्तर, जो बांग्लादेश से
हिंदुस्तान आई हुई हैं और फिलहाल ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं, और उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल पाएगा तब तक वो किसी भी कीमत पर बांग्लादेश नहीं जाएंगे। तो सीमा, अंजू और विघ्नेश्वरी के बाद एक और नाम इसी फहरिस्त में जुड़ गया है जो सीमा के आर पार की प्रेम कहानियां हैं, और ये नाम है सोनिया अख्तर का, जो बांग्लादेश से इस वक्त भारत में मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। और उनका सीधा दावा यही है कि उनके साथ सौरभ तिवारी ने बांग्लादेश में शादी की है। लेकिन अब जो है सौरभ तिवारी पूरी तरह से उनके इस दावे को खारिज कर रहे हैं, और लगातार उनका कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया, जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, जबरन शादी करवाई गई और उनसे उनका पैसा भी लूटा गया, और उनकी किसी भी तरह से कोई भी शादी यानी कि सोनिया अख्तर से नहीं हुई है। तो सोनिया अख्तर को क्या न्याय मिल पाएगा, कहाँ तक ये कहानी पहुँच पाएगी, उनसे हमने बातचीत की। हमारे साथ उनकी जो एडवोकेट हैं रेणु सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। और मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। शुरुआत इस बात से कि सोनिया सबसे पहले आपके संपर्क में कैसे आई, कैसे आपके कांटेक्ट में आई? एक्चुअली सोनिया ने मेरा ऑनलाइन नंबर लिया और उसने मुझे व्हाट्सअप किया और मेरी बातें होने लगी सोनिया से। सोनिया ने अपने बारे में मुझे बताया, दीदी भारत के ही हैं, सौरभ कांत तिवारी, उन्होंने मुझसे शादी की है, शादी करने के बाद में 7 महीने से मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजो, आप क्या चाहती हो। उन्होंने कहा दीदी मेरा कोई केस तो करना नहीं है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इग्नोर कर रखा है, बिल्कुल ना मेरा फ़ोन उठाते हैं, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा है। और सोनिया उस टाइम पे डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान थी, और मतलब इन्होंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की उन्हीं के चक्कर में। फिर मैंने इनको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो अपने हक की लड़ाई लड़ो। सोनिया ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए भारत आ गई, अपने बच्चे को लेके आ गई। ये 3 अगस्त में ये आई। साल 2023। हाँ, 10 साल 2023 जी। 3 अगस्त में ये इसी मंथ में मेरे पास आई थी। फिर रही, ये रहने के बाद में अगले दिन ये अपने हस्बैंड से मिलने गई। उसने अच्छा बिहेव किया, बच्चे के साथ में खेला रहा। फिर उसके बाद में एक नाइट का बिल पे किया और अगले दिन उनको छोड़ के चले गए। छोड़ने के बाद में नेक्स्ट डे इनका हस्बैंड इनसे ना तो मिलने आया, मेरी इनसे बात हुई, उन्होंने बोला दीदी वो मुझसे मिलने नहीं आया है और ना पेमेंट की है यहाँ की होटल की। होटल वालों से भी मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोनिया को रहने दीजिए और बिल मैं पे कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि सोनिया से मेरी एक अच्छी दोस्ती भी हो गई और मेरी क्लाइंट भी है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनसे इमोशनली भी टच है मेरा अपना, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा ठीक है आप इनको रखिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। फिर नेक्स्ट डे वो आया नहीं, मेरी सोनिया से बात हुई, सोनिया आ गई और फिर हमने सूरजपुर थाने में और कई जगह अपना मतलब एप्लीकेशन लिख के और आगे कार्रवाई करनी चाहिए। हम सूरजपुर थाने में गए, वहाँ पे हरेंद्र जी है, हरेंद्र जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मतलब हम 3 तारीख से लेके और 13-14 तारीख तक हम कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करते रहे। ना हमें मीडिया में जाना था, ना हमें कहीं जाना था, हमें सिर्फ सोनिया को उसका हक दिलाना था कि भैया आपने शादी करी है तो आप रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं नहीं रखूँगा। मेरी उनसे पहले भी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखिए रेणु जी, मैं आपको सिस्टर मानता हूँ और मैं बताऊँ मैं नहीं रख पाऊँगा। अगर ये रिलेशन हिडन होता तो मैं इसको रख लेता, लेकिन अब जब सबके सामने आ गया तो मैं नहीं रख सकता। ये था उनका कहना जी। और उस बीच उनकी वाइफ मिसेस तिवारी भी मुझसे मिली, मुलाकात करी कि रेणु जी बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैंने उनको बोला कि भाई क्या कर सकते हो आप, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, या तो अभी ये फ़िलहाल रेंट पे रख ले, या फिर रेंट पे नहीं रख रहे हैं तो घर दिलवा के रख लें, बाकी मिलने आते जाते रहें। देखिए सेकंड वाइफ है तो मिलने आते जाते रहेंगे तो भी ठीक है। हाँ, लेकिन उनकी तरफ से उन्होंने ये कहा कि देखिए रेणु जी हमारी तो बहुत बदनामी हो जाएगी और हम कैसे रख सकते हैं। मैंने कहा बदनामी तो वो पहले ही कर चुके हैं, पहले तो दूसरे देश में जाके शादी कर चुके हैं, फिर उसके बाद में बच्चा भी कर चुके हैं, तो उसमें बदनामी वाली कोई बात नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए। फिर वहाँ से हम महिला थाने गए, वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ की बात हुई। मतलब हर जगह हमने पर्सनली भी कोशिश करी कि इनिशियल स्टेज पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश की। रेणु जी, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा और लौटूंगा और आपसे पूछूंगा कि कानूनी पेचीदगियाँ
और बारीकियां क्या है इस केस को लेकर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा सोनिया जी कि पहली दफ़ा 3 अगस्त को, जैसा कि रेणु जी ने बताया, कि उससे पहले भी कभी आप हिंदुस्तान आए थे? हाँ हाँ, पहली बार कब आप इंडिया आए ये बताइए। 1 मई में आई थी। 1 मई को आप हाँ, आए थे। 1 मई में आई है। उस टाइम पे मैं आके सीधा एयरपोर्ट से उसके घर गई, शिवालिका होम्स में, मेरा हस्बैंड के घर शिवालिका होम्स में। तो सी टावर 702 उसका फ्लाइट नंबर, तो उधर गई हूँ। तो मेरा फ़्लाइट लेट थी, तो जाने में मेरे को लगभग 12 बज गया रात। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उसका गार्ड को पहले से ही मना कर दिया है जे अंदर आने मत देना। फिर भी मैं गाड़ी लेके अंदर गया। उसके बाद क्या है, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, शारीरिक निर्यातन करके उधर से धक्का मार के बाहर कर दिया। रात 12:30 हो गया है उस टाइम पे। उसके बाद जो मैंने टैक्सी वाला का नंबर से उनसे कांटेक्ट किया, उस टैक्सी वाला को रचना शर्मा ने क्या बोला, जो टैक्सी वाला को जो उसको कहीं सुनसान जगह में लेके छोड़ दे, जाके उसको रेप कर दे, उसको कहीं जाके मतलब मार दे, कुछ भी कर ले, उसको दिल्ली जाके उसको बेच दे, इस टाइप का बात बोला है। 2 घंटा वो मेरे को सड़क पे घुमाया उस टैक्सी वाला ने। घुमाने के बाद रेडिसन ब्लू, अब जाके उधर जाके भी पता लगा सकती है, रेडिसन ब्लू के बाजू में जब मैं जा रही थी उस टाइम पे रेडिसन, मैंने चिल्लाया, रेडिसन ब्लू वाला ने उस टैक्सी से मेरे को उधर लेके गया, उतरना बोला टैक्सी वालों को रुक। फिर मेरे को उधर से उन लोगों ने हेल्प किया, उन लोगों ने अंदर लेके गया, टैक्सी वालों को फिर विदा कर दिया है। उन लोगों ने उनका जो वाईफाई से मेरा फ़ोन कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं छोटा बच्चा रख के आया था बांग्लादेश में। उसके बाद मैंने बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। फिर मेरे को पूछा, आपके पास पैसा है, आप रुक सकती हैं होटल पे? मैंने बोला हाँ रुक सकती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई व्यवस्था कर दीजिए। बोले देखिए इधर तो कोई और कमरा नहीं है, तो आपको कोई 5 स्टार में हम लोग करा देती हूँ। उधर से उन्होंने क्राउन प्लाजा, जो सूरजपुर थाने के बाजू में जो क्राउन प्लाजा होटल है, उसमें मेरे को एक कमरा बुक कर दिया। उस क्राउन प्लाजा के गाड़ी जाके रात 2 बजे मेरे को रेडिसन ब्लू से लेकर आया। फिर अगले दिन 2 तारीख में मैंने सूरजपुर थाने पे गया हूँ, चौकी पे गया पहले। उसके बाद थाने पे जाके मैंने बोला ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। उन लोगों ने बहुत अच्छे बिहेव किया, तो उन लोगों ने मेरे को सूरजपुर थाने पे ही रख दिया। 2 नाइट मैंने सूरजपुर थाने पे ही थी लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ। तो उन लोगों ने बहुत कोशिश किया मेरे हस्बैंड को बुलाने का, उनको आने का, मैंने बहुत कोशिश किया। 2 दिन बाद जब वो आया है, 25 लोग लेकर आया है। और उससे पहले तो मेरा फैमिली को फ़ोन करके धमकाया, जो उसको जाने के लिए बोलो मार दूंगी, काट दूंगी उसको, मतलब इंडिया में ही उसको लाश जाएगी, बांग्लादेश में उसको लेके जाइए। वो तो भाग गया था शिवालिका से। फिर पुलिस ने उनको पकड़ के लेकर आया। आने के बाद वो मेरे से बात किया है, मतलब उस टाइम पे तो पूरा ही मना कर दिया ना, ये बोला है जो मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। फिर पुलिस ने बोला साफ साफ देख रही है वो तेरा बीवी है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसको मेरे सारे फ़ोटो दिखाए, वो तेरा बीवी है, तूने धर्म चेंज किया? उन्होंने उस टाइम पे भी बोला है हाँ किया है। तू सिग्नेचर किया है? बोला हाँ मैंने सिग्नेचर किया है। उसके बाद उनके साथ उनसे बातचीत हो गया है, लेकिन सहमति नहीं बनी, रजामंदी नहीं बनी शायद, इसलिए आप वापस चले गए। हाँ जी। उसके बाद मेरे को समझा के फिर भेज दिया। जब मैं आ जाऊंगी, बच्चों को भी खर्चा उठाऊंगी, जिम्मेदारी निभाऊंगी, मैं शादी का जिम्मेदारी निभाऊंगी, तू चली जा, मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने बांग्लादेश के लिए बोला कि आप बांग्लादेश चले जाइए, मैं वहीं आ जाऊंगा, बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, आपकी भी जो जिम्मेदारी उसको भी मैं उठाऊंगा और आपको भेज दे। कौन सी तारीख को आप वापस चले गए थे 1 मई के बाद? 7 तारीख को। अच्छा, 7 दिन आप यहीं रहे थे? हाँ, घुमाया मेरे को। अच्छा। कभी उसका एक मामा का लड़का है राहुल शर्मा को दे के गाड़ी बुक करा के वो मेरे को आगरा लेके गया। मतलब हस्बैंड साथ नहीं गया, मैं अकेला ही गया था। गाड़ी बुक कर दिया, आगरा घुमाया, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से फिर बांग्लादेश। ऐसे मेरे को चक्कर कटा के फिर बांग्लादेश भेज दिया। तो दूसरी बार अब आप आए हैं बांग्लादेश से भारत जो है? जी, मैं दूसरी बार आया हूँ। तो अब रेणु जी से आपकी मुलाकात, जैसे कि बता रहे हैं कि ऑनलाइन कांटेक्ट आपने किया, आपने कोशिश की, तो इस तरह से एक अनजान वकील पर यकीन करना, भरोसा करना कितना मुश्किल था आपके लिए, और अब कैसा लग रहा है जबकि आपकी उनसे मुलाकात हो गई है? क्या आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा रेणु जी के ज़रिए? ज़रूर इंसाफ मिलेगी। मैं भी एक लेडी हूँ, अब मेरा जो वकील है ये भी एक लेडी है। एक लेडी का दर्द एक लेडी समझ सकती है। मैं एक माँ हूँ, वो भी एक माँ है। ज़रूर उन्होंने मेरा दर्द समझ लिया, इसीलिए तो मैं बहुत भरोसा करके बांग्लादेश से मैं उनके पास ही डायरेक्ट आया हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बात किया, मेरे को विश्वास हुआ है, ये मेरा दर्द समझाए, ये मेरे को बहुत मेंटल सपोर्ट किया है। जब मैं डिप्रेशन में थी इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, इसीलिए ही मैंने उनके पास ही आ गया, और मेरे को ज़रूर इंसाफ दिलाई देगी। मेरा बहुत उम्मीद है रेणु सिंह से, वो मेरे को ज़रूर इंसाफ दिला देगी। जी, सोनिया जी ने बताई सारी चीज़ें रेणु जी। अब आपको क्या लग रहा है, जैसे कि मैं
जिक्र कर ही रहा था कि कानूनी जो बारीकियां हैं इस केस को लेकर, कानूनी जो पेचीदगियां हैं, क्या आपको लग रहा है कि कब तक की ये लड़ाई है, कितनी लंबी ये लड़ाई है, और कब तक आपको लग रहा है कि सोनिया अख्तर को जो है न्याय मिल पाएगा? देखिए, मेरी तरफ से तो बहुत जल्दी की कोशिश रहेगी, ठीक है, और जितने भी मेरे एफर्ट्स हैं, ठीक है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, मैं सबका यूज करूँगी इसमें, सोनिया की लड़ाई में, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूँगी इसको। और जैसा कि आपको पता है कि सोनिया, मैंने पहले भी बताया था कि बाहर से हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो हमें करना पड़ेगा। क्या कोई थ्रेट वगैरह, कोई धमकी वगैरह भी मिली आपको? हाँ जी, मुझे मिली है। पहले जब सोनिया, तो मिसेस तिवारी ने मुझसे ये बोला कि आप हमारा केस लड़िए, ठीक है, और मैं अपने तरीके से देख लूँगी। तो सोनिया उस बीच में मुझसे ये कहती रही कि दीदी देखिए, अगर वो आपको पैसे वैसे देते हैं या वो आपको ऐसे सपोर्ट करते हैं, तो आप मतलब उनकी तरफ मत चली कई जाना। बार ये होता है कि वकील जो है केस में थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अख्तियार कर लेते हैं, केस को ख़राब कर देते हैं, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि मतलब पैसों के लालच में, तो मुझे मतलब पैसों का कोई वो नहीं है, पैसा है, ठीक है, इतना है कि जिसमें मैं अपने बच्चों को लेकर सफ़र कर सकूं, तो मुझे पैसे की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। और सोनिया से मेरा इमोशनली भी टच है बहुत ज़्यादा, और जो भी इसकी प्रक्रिया है वो हमने चालू कर दी है। कल मैं एम्बेसी गए थे, हाई कमीशन में बात हुई है, वहाँ हमने एप्लीकेशन दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जल्दी ही परमिशन मिल जाएगी और इस केस में आगे कार्रवाई होने लगेगी। अच्छा रेनू जी, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं तो बल्कि अप्रिशिएट करूंगा आपको कि एक प्रोफेशनल वकील होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप हैं, उसके अलावा भी आपने जिस तरह से एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से इस पूरे केस को हैंडल किया है और कर रही हैं, और एक औरत होने के नाते आपने दर्द भी समझा है और सोनिया का, और जबकि वो दूसरे देश से आई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इतना इतना जल्दी आपस में ये लगाव हो गया? एक्चुअली क्या है, मैं उन लोगों से बहुत नफ़रत करती हूँ जिनकी शादी होते हुए और बच्चे होते हुए भी दूसरी स्त्री से मतलब अवैध संबंध रखते हैं। जब परिवार में सब कुछ संपन्न है, तो इस तरह का रिलेशन रखने का क्या ज़रूरत है? फ्रेंड्स होते हैं, आप बात करिए, मिलिए, उसके बाद में शादी करना, बच्चा करना, ये तो गलत है ना। किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कानून इसमें क्या कहता है रेनू जी? क्योंकि जैसा कि सोनिया ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है बांग्लादेश में ही, लेकिन वो सिरे से इस बात को खारिज कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था, जबरन शादी करवाई गई थी। तो ऐसे इस सिचुएशन को कैसे फुलफिल आप करेंगे? देखिए, जबरन के हमारे पास में सारे प्रूफ हैं, कोई जबरन किया नहीं गया है। आपने उनकी वीडियोज देखी होंगी, फ़ोटो देखी होंगी, सभी लोग देख रहे हैं लगातार, उनके डॉक्यूमेंट देखे हैं, और अभी उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना रखा है, उनके पास में सर्टिफिकेट भी है। तो मेरे हिसाब से और कानून के हिसाब से अब वो मोमडन है, तो उनको सोनिया जी को रखना चाहिए, हर कीमत पे रखना चाहिए। वाइफ हैं, शादी करी है, बच्चा करा, तो साथ निभाना चाहिए। अगर वो नहीं रखते हैं और वो बार बार इस बात पर अडिग रहते हैं कि भाई ठीक है मैं तो नहीं रखता हूँ, और क्योंकि सोनिया जो है बांग्लादेश से यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आई हुई हैं, और वो अपने देश में ही है, हिंदुस्तान में, तो इस हालत में थोड़े सोनिया के मुकाबले कॉन्फिडेंट रहे होंगे सौरभ तिवारी, और लगातार वो इसी बात पर जोर भी दे रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं रखना किसी भी कीमत पर, और जिस तरह की खबरें तमाम सामने आ भी रही हैं। तो ऐसे हालात में क्या कुछ आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा? अगर वो सिरे से खारिज कर देते हैं, उनकी पत्नी मना कर देती हैं, उनके बच्चे मना कर देते हैं, कोई सूरत आपके पास बचती नहीं है, तो ऐसे हालात में क्या कुछ होगा सोनिया अख्तर का भविष्य और इस बच्चे का भविष्य जो हमारे सामने मौजूद है? देखिए, इसके बीच में तो हम सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। उनको हक दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और वो ये सब कुछ कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो इस हक में क्या बोलेंगे। तो कुछ सरकार से भी आपकी कोई गुहार है, एक महिला होने के नाते? उससे पहले, क्योंकि हर इंसान जो है किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले इंसान होता है, वो मानवता की, इंसानियत की बात करता है, तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में क्या कुछ आप गुहार लगाना चाहेंगे सरकार से, दोनों सरकारों से, हिंदुस्तान की सरकार से भी, बांग्लादेश की सरकार से भी, एम्बेसीज से भी? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से और योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस लड़की की सपोर्ट में खड़े रहें, और जो भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, उसमें जल्दी से जल्दी हमें परमिशन मिल जाए, जिससे कि हम अपनी आगे कार्रवाई बढ़ा सकें।
और बांग्लादेश से भी मैं बांग्लादेश की सरकार से भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी हमें पूरा सहयोग करे, ठीक है। अगर उनकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है कहीं पर भी, तो वहाँ से हमें फीडबैक अच्छा मिले। अच्छा मैं ये भी जानना चाहूँगा सोनिया जी, क्या बांग्लादेश का जो मीडिया है वो पॉजिटिव है, उनका रवैया आपके लिए अनुकूल है? जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया दिखा रहा है कि इस तरह की घटना हुई है, इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, क्या बांग्लादेश का मीडिया भी पॉजिटिव आपके लिए, ये वो वहाँ पे क्या कुछ कहानी चल रही है? देखिए, अभी तक तो बांग्लादेश मीडिया पे कोई अभी तक इस तरह का खबर नहीं आया, क्योंकि बांग्लादेश में तो हम दोनों का पति पत्नी का लड़ाई नहीं हुआ है। आके ही इधर आके ही ये सब स्टार्ट हुआ है, तो किसी को इतना जानकारी नहीं है। क्योंकि इधर मीडिया को तो तब भी पता लगा जब मैं आया हूँ, मेरा पति से जब मेरा मन मालिन नहीं हो रही है, तब भी ये शुरुआत तो इंडिया से हुआ है। भला ही मेरा शादी बांग्लादेश हुआ, बच्चा बांग्लादेश हुआ है, बट मैं जब मेरा पति के पास आया हूँ तब भी पति इनकार कर रही है। शुरुआत इधर से हुआ है, तो इसीलिए अभी तक बांग्लादेश में इतना जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी होगी जरूर मेरा साथ देगी, क्यों नहीं देगी। मैं सच हूँ, मैं सच का सच हर जगह का लोग देती है। सच हूँ, मैं सच हूँ, तो सच का सच तो जरूर देगी, क्यों नहीं देगी, जरूर मेरे को सच का साथ देगी। मेरा सरकार से, मेरा बांग्लादेश से सब लोग मेरे को साथ देगी। इवन जो मेरा एम्बेसी में गया हूँ, मेरा जो हमारा उधर जो एमएलए है, मतलब एमपी है मेरा फरीदपुर का, जो मेरा भांगा का, मेरा जन्म तो भांगा हुआ है, तो उधर का जो एमपी है निक्सन चौधरी, मैंने उनको ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जब मैं यहाँ हूँ, मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर करेंगे। उनसे मेरा मुलाकात हुई, बात हुई है, व्हाट्सएप में कॉल हुई है। उन्होंने बताया सोनिया कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम बताना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। ऐसे भी हो सकती है मेरा जो एमपी है वो इधर आ भी सकती है, ऐसा हालात हो जाएगी जो दो देश का हो जाएगी तो ज़रूर रहेगी मेरे को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, पीएम मोदी से भी आप गुहार लगा रहे हैं, उनकी सपोर्ट की भी आपको उम्मीद है, सीएम योगी की भी बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या आपको लग रहा है कि मदद हो सकती है? जी ज़रूर हो सकती है। मैं आने से पहले योगी आदित्यनाथ जी को मैंने मेल कर दिया। उनका जो एक पोर्टल है, उनका जो ऐप्स है, उसमें से भी मैंने उनको शिकायत दायर कर दिया है। और मेरा फुल उम्मीद है, मेरा फुल कॉन्फिडेंस है जो ज़रूर उन लोगों ने साथ का साथ ही देगी। पीएम मोदी से भी मेरा अनुरोध है, मैंने उनसे भी एक यह करना चाहती हूँ जो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, प्लीज़ मेरे साथ का साथ दीजिए, जल्दी से मेरा न्याय दिला दीजिए। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं एक बच्चा लेकर बहुत सफ़र कर रही हूँ, बहुत 8 महीने सफ़र करके आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से न्याय दिला दीजिए, ज़रूर मेरे को न्याय मिलेगी। मैं इधर मेरा हस्बैंड के घर फुल इज्जत से मेरे बच्चा को और मेरे को दे के ही आएगी, मेरे को न्याय ज़रूर मिलेगी। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद आप करें। रेणु जी, आखिर में कोई बात अगर आप कहना चाहें इस केस से संबंध में जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जिसको जानना चाहिए देशवासियों को, लोगों को, तो आप कह सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की घटना हमारे भारत में फिर से ना हो। भारत के लोगों से मेरी ये अपील है कि वो इस तरह के काम कभी भी ना करें। एक्चुअली मैं तो एक एडवोकेट हूँ, तो इस तरह के केस मेरे पास आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इस तरह के केसों में होता क्या है कि अगर सक्षम आदमी हैं तो वो पहले तो प्यार वाला माहौल बनाते हैं, प्यार वाला माहौल बना के लड़की को बरगला के उससे अवैध संबंध रखने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन लड़की की ज़िंदगी ख़राब होती है, लड़की कई बार डिप्रेशन में चली जाती हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेती हैं। तो इस तरह की हरकतें कोई भी ना करे, ठीक है। हमारा देश अच्छा है, प्यार वाला देश है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो मैं यही बस मेरी ये सब लोगों से प्रार्थना कि इस तरह का कभी भी ऐसी कोई भी ऐसा हरकत ना करें। एक और सवाल, आखिरी सवाल है ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और आप लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि तमाम दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मौजूद हैं, तो कब तक आप केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि अभी पुलिस इंटरोगेशन चली रही है सोनिया अख्तर के साथ में, उसके बाद में अगली जो प्रक्रिया होती है वो केस फाइल करना होता है कोर्ट में, तो आप उसके बाबत क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही जल्दी, मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए हमें, ठीक है। जब तक वहाँ से परमिशन नहीं आ जाती, और मेरा ख्याल है कि जैसे कि हमने सरकार से अपील की रही है, तो बहुत ही जल्दी हमें परमिशन मिल जाएगी और केस भी बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाएगा। अगले 2-4 दिन में मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ से परमिशन आ जानी चाहिए। नहीं तो हम फिर मंडे को एम्बेसी जाएंगे, फिर से बात करेंगे कि क्या कार्रवाई हुई है आगे, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को या नहीं दी है, या जैसे भी है वहाँ से लिख के आना बाकी है बस। जी, बहुत शुक्रिया आपका रेणु जी। तो ये मशक्क़त जारी है रेणु सिंह एडवोकेट की और सोनिया अख्तर की।
हालांकि ये जद्दोजहद कब तक चलती रहेगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक शेर ज़रूर याद आ रहा है इस मौके पर, और वो ये है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ जुबैर खान, ग्रेटर नोएडा से PTC न्यूज़ के लिए।